वक्त हम अजूस्पर्मिया इसके ऊपर बात करेंगे। अजूस्पर्मिया ये एक ऐसी बीमारी है कि इसे बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन है जिसका रिपोर्ट को हम अजूस्पर्मिया कहते हैं। तो हम इनफर्टिलिटी में जब बांझपन में पूरी औरत की और मर्द की जब जांच करते हैं और जब मर्द के शुक्राणु की जांच करते हैं, हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, उसके अंदर अगर एक भी कीटाणु नहीं दिखता है, कीटाणु यानी स्पर्म अगर नहीं दिखता है, तो हम उसे अजूस्पर्मिया कहते हैं। मेरा तजुर्बे में अभी तक ऐसा है कि मेल इनफर्टिलिटी अभी तक नियर अबाउट 50% लोगों में मेल की वजह से बच्चा नहीं होता है। और अभी तक का ये ट्रेंड था कि पाँच साल पहले तक का ये ट्रेंड था कि सिर्फ औरतें इलाज के लिए आती थी और आदमी का इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होता था। अब जैसा जैसा आदमी लोग के, मर्द लोगों के इन्वेस्टिगेशन हो रहे, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि 50% केसेस में मेल फैक्टर की वजह से बच्चा नहीं होता और बांझपन होता है। और उसमें का एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है कि हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, जिसमें हस्बैंड के वीर्य की हम जांच करते हैं, शुक्राणु की जांच करते हैं और उसके अंदर के शुक्राणु कितने हैं और उसकी मोटिलिटी क्या है, इसके ऊपर उस ट्रीटमेंट का डायरेक्शन डिपेंड रहता है। तो आज हम सिर्फ अजूस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे, हस्बैंड के पूरे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ अजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, अगर एक भी स्पर्म पूरे सीमेन में नहीं दिखता है और दैट टू एक बारी में नहीं, ऐसे जांच हम 3 अलग अलग वक्त पे करने के बाद भी अगर एक भी स्पर्म नहीं दिखता है, तो हम उसे अजूस्पर्मिया ऐसा लेबल करते हैं। अजूस्पर्मिया अगर लेबल हुआ तो बहुत सारे वक्त के मर्द लोग वो डॉक्टर ही बदल देते हैं कि अजूस्पर्मिया है तो अभी अपने में ही प्रॉब्लम है, और उनमें मेल का ईगो हार्ट होता है। तो बहुत सारे वक्त बीवी में प्रॉब्लम है तो वो हस्बैंड लोग बड़े आराम से आते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है और इसकी वजह से ये है और इसका इलाज कर दो। और खुद में जब प्रॉब्लम निकलता है तो बहुत सारे हस्बैंड, मेल पार्टनर्स खुद के ट्रीटमेंट के लिए हेजिटेट करते हैं और बहुत सारे वक्त तो मैंने देखा है कि डॉक्टर ही बदल देते हैं। और बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि सेकंड मैरिज के बारे में सोचते हैं कि अपना कुछ प्रॉब्लम एक्सपोज ना हो इस तरीके से। लेकिन ये कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, अजूस्पर्मिया को तो डील करना ही चाहिए। अब साइंटिफिकली हम अजूस्पर्मिया क्यों होता है ये देखेंगे। अजूस्पर्मिया 2 वजह से होता है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया और एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया। जैसा कि शुक्रजंतु तैयार होने की प्रक्रिया ही बॉडी में डिफेक्टिव है और शुक्रजंतु तैयार ही नहीं होते हैं, तो उसे हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया बोलते हैं। और ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया ये होता है कि बॉडी में शुक्रजंतु तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो वीर्य में शुक्रजंतु नहीं आते। और ये नहीं आने की वजह है, जहाँ से शुक्रजंतु तैयार होते हैं वहाँ से लेके मर्द के लिंग तक कहीं पे भी अगर ब्लॉक है तो शुक्रजंतु तो तैयार हो रहे, लेकिन वो शुक्रजंतु वीर्य में नहीं आ रहे। लेकिन ये लेबल करने के पहले हम 3 बार उसे कंफर्म करते हैं कि सचमुच ऐसा कुछ है। और इसमें ये अब 2 टाइप के जो मैंने अजूस्पर्मिया बताया, कि वो 2 टाइप के अजूस्पर्मिया में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया ट्रीटमेंट के लिए डिफिकल्ट होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया कंपैरेटिवली इजी होता है। आज हम सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया ये है कि जैसा कि उस मर्द के बॉडी में, टेस्टिस में शुक्रजंतु तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं आ रहे। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे भी हो सकता है, जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, फिर उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट या सेमिनिफेरस इजैकुलेटरी डक्ट, ये कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है या यूरेथ्रा, तो उसमें स्पर्म कलेक्शन तो होगा, सीमेन कलेक्शन तो होगा, लेकिन उसके अंदर स्पर्म नहीं आएंगे। तो ये दूसरा कंफर्मेटरी। अब ये स्पर्म होने के बाद सीमेन एनालिसिस देखने के बाद हो गया। दूसरा, इसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम एक अंदाज लगा सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया अगर है तो हम उसका एनालिसिस या फिर उसके ट्रीटमेंट की डायरेक्शन क्या होती है इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि कभी कोई सर्जरी हुई है या कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से टेस्टिस को या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहीं पे डैमेज हुआ है।
तो अगर ये है तो उसके हम डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं और हिस्ट्री के हिसाब से कहीं हर्निया का रिपेयर हुआ है, हर्निया रिपेयर होते वक्त भी कभी वास्ट डिफरेंस को ट्रॉमा होता है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और शुक्र जंतु उसमें नहीं आते। दूसरा इन्फेक्शन है, मोस्ट ऑफ द टाइम एपिडिडाइमिस का इन्फेक्शन होता है या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इन्फेक्शन होता है या फिर इजैकुलेटरी डक्ट में इन्फेक्शन होता है या यूरेथ्रा में होता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, स्ट्रिक्चर होते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन होता है और उसकी वजह से स्पर्म नहीं आते। तो पहले तो हम ये हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम हार्मोन प्रोफाइल करेंगे जैसा कि FSH, LH और प्रोलैक्टिन और टेस्टोस्टेरोन, ये मेन हार्मोन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो सेक्स स्टेरॉयडल हार्मोन्स बोलते हैं, ये हार्मोन्स हम जांच करेंगे। और इस जांच में अगर इफ द वैल्यूज आर इन नॉर्मल लेवल्स, FSH, LH नॉर्मल है और फिजिकल एग्जामिनेशन में टेस्टिस नॉर्मल है, तो समझेंगे कि हम स्पर्म प्रोडक्शन तो टेस्टिस में हो रहा है लेकिन कहीं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये स्पर्म में, ये सीमेन में स्पर्म नहीं है। तो ये हम कंफर्म करेंगे और ये कंफर्म होने के बाद फिर अब ऐसे पेशेंट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर नीचे के लेवल पे कहीं है यूरेथ्रा में या फिर कोई इधर सेमिनिफेरस डक्ट, यूरेथ्रा में या फिर इजैकुलेटरी डक्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो हम ऑब्स्ट्रक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस IVF के ज़माने में हम ये ऑब्स्ट्रक्शन निकाल के या वाजोटॉमी करना या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सर्जरी करने से उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो हम डायरेक्ट IVF करते हैं। और IVF के वक्त टीसा एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसकी वजह से हम स्पर्म रिट्राइव कर सकते हैं और उससे हम उनके खुद के बच्चे बना सकते हैं। तो IVF में अगर ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया है तो हम एक रूटीन IVF तो जैसा करते हैं वैसा ही करेंगे, उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बोलूँगा। लेकिन स्पर्म रिट्राइवल की जो टेक्निक है अभी जैसे मैंने बताया कि टीसा, पीसा, मेसा, टेसे, माइक्रोटेसे और माइक्रोपेसा, तो ये सभी टेक्निक में एक सिंपल ऑपरेशन होता है जिसमें पेशेंट को थोड़ी सी भूल देते हैं और भूल देने के बाद पेशेंट के टेस्टिस में एक छोटी सी नीडल डालते हैं और उस नीडल एक कनेक्टेड रहती है जैसा इसके स्काल्पेन सेट बोलते हैं और उससे हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं और उस नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके उसके अंदर से कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर स्पर्म या फिर सीमेन फ्लूइड, ये डिपेंडिंग अपॉन विच साइट है। अगर हम एपिडाइमिस से निकाल रहे हैं, परक्यूटेनस निकाल रहे हैं तो उसे हम पेसा बोलेंगे, अगर टेस्टिस में से निकाल रहे हैं तो उसे टेसा बोलेंगे, और अगर कुछ एक टिश्यू निकाल रहे हैं तो उसे टेसे बोलेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द इंसिजन और साइट ऑफ द प्रिक, ये अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन सभी में एक कॉमन है कि हम कुछ टिश्यू या फ्लूइड निकालते हैं और वो टिश्यू या फ्लूइड निकाल के डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे और उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को क्रश करके उसके अंदर के जो भी स्पर्म निकलेंगे वो स्पर्म निकाल लेंगे। और इस तरह के स्पर्म रिट्राइव होने के बाद बाकी प्रोसीजर तो जो इक्सी करते हैं उस स्पर्म से हम इक्सी करेंगे और उससे हम बच्चे दायर करेंगे। तो एक बात तो ये हो गई कि पुराने ज़माने में अगर स्पर्म नहीं रहते थे तो एक्सेप्ट डोनर सीमेन यूज़ करने के कुछ ऑप्शन नहीं रहता था, लेकिन अभी IVF आने की वजह से, IVF और इक्सी आने की वजह से इस टीसा के ऐड करने से, टीसा, पीसा या कोई भी स्पर्म रिट्राइवल की टेक्निक से हम स्पर्म ले सकते हैं और हम खुद का बच्चा कर सकते हैं। अभी तक मेरे पास 12 पेशेंट ऐसे हुए हैं जिससे वो हस्बैंड लोग इतने खुश हैं कि उनकी उम्मीद जा चुकी थी कि अब अपने स्पर्म से बच्चा हो नहीं सकता और उसके अंदर अब कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा लगता था। लेकिन जब से हमने यहाँ पे टीसा शुरू किया है, मेरे ख्याल से 11 या 12 पेशेंट हुए हैं हमारे अभी तक टीसा के, जो कि जिसके स्पर्म में, जिसके सीमेन में, जिसके हस्बैंड के सीमेन में एक भी स्पर्म नहीं था। तो वो पेशेंट बहुत खुश होते हैं और दैट टू मेल को ये लगता है कि अपना खुद का बच्चा नहीं हुआ तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते और इसमें हम उसका मेल का खुद का बच्चा कर सकते हैं और ये एक बड़ी बहुत कामयाबी है टीसा की। और इस तरह से आज हम सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के बारे में बात किए। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव अजूस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे।